अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार और उसकी दक्षिणी नीति पर डिस्कस कर लिया था। और आर्थिक सुधार के बारे में हमने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आर टू पार्ट्स। फर्स्ट आपका प्राइस कंट्रोल पॉलिसी या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, एंड सेकंड लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म और भू राजस्व सुधार। ठीक है, but and another topic I had discussed southern policy of Alauddin Khilji. Today I will discuss on Muhammad bin Tughlaq. He was very intellectual ruler of Delhi Sultanate. मोहम्मद बिन तुगलक से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो बेसिकली दो बनते हैं। और अगर आपने मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के इस टॉपिक्स को तैयार कर लिया है तो मैं समझता हूं कि आप बड़ी आसानी से कोई भी प्रश्न आने पर आप इसको जो है हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उससे जो संबंधित प्रश्न आता है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स है उसके अंतर्गत बेसिकली कभी कभी 2 या 3 स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लिया जाता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, है ना। दूसरा टोकन इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी, है ना। तो ये प्रश्न कभी कभी डायरेक्ट आपका आ जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन या आपका राजधानी का परिवर्तन, तो ये योजना भी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की स्कीम्स के अंतर्गत ही है। तो जो प्रश्न पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, लेकिन जो प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे वह है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आज बेसिकली हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि खिलजी जो डायनेस्टी थी उसके डिक्लाइन होने के बाद से गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ही वाज द फादर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, की डेथ होने के बाद से जूना खा जो था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, कि अपने पिता की मृत्यु के बाद से 1325 ईस्वी में यानी 1325 एडी में 1325 में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होने के बाद से जूना खां ने जो है आपकी उल्गू खां भी जिसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके वह दिल्ली का सुल्तान बना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक assumed the title of Muhammad bin Tughlaq, and he another title assumed the title अमीरुल मोमिनीन, है ना। अमीरुल मोमिनीन की उपाधि जो है ज़्यादातर जो है खलीफा धारण किया करते थे। खलीफा वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैगंबर मोहम्मद ऑन अर्थ। ये कहा जाता था कि खलीफा जो होते थे पैगंबर मोहम्मद की पृथ्वी पर प्रतिनिधि होते थे, और ज़्यादातर उपाधि जो धारण करते थे वो खलीफा ही अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करते थे। बट मोहम्मद बिन तुगलक was the first Muslim ruler who assumed the title of Amirul Mominin, and he assumed the title of Muhammad bin Tughlaq in 1325 AD after the death of his father गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जूना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की, और साथ ही अमीरुल मोमिनीन की भी उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना।
इसमें कोई शक नहीं कि वह, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि वह वेरी इंटेलेक्चुअल, वो बहुत ही विद्वान था और बहुत ही उसको जो साम्राज्य मिला हुआ था वो बहुत ही विस्तृत था। टोटल जो है 23 स्टेट्स यानी प्रोविंसेस थे उसके शासन काल में, और एक आर्थिक रूप से संपन्न जो है खजाना कह सकते हैं, कोष फंड जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के अपने पिता से प्राप्त हुई थी। जैसा कि बर्नी लिखता है कि जो है बर्नी ये बात कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 23 प्रांत थे, और उसकी प्रशंसा करते हुए इब्न बतूता who came in India during Muhammad bin Tughlaq in 1333 AD, जो मोहम्मद इब्न बतूता जो अफ्रीका का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। एंड मोहम्मद बिन तुगलक appointed to Ibn Battuta as a Qazi justice of at Delhi, एंड साथ ही साथ जो है वह उसको अपना एम्बेसडर दूत बना करके चाइना भी भेजता है वह 1342 ईस्वी में, यानी 1342 में। तो इस तरह से इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री था वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था, जिसने पूरी भारत या का भ्रमण किया, और उसने अपनी भ्रमण यात्रा को एक किताब के रूप में, एक बुक रूप में जो है वह उसको जो है कंपाइल किया, जिसका नाम उसने दिया था रेहला। रेहला में वह लिखता है कि जब वह भारत आया था तो गयासुद्दीन तुगलक जो है असीम यानी अधिक मात्रा में सोना और चांदी यानी गोल्ड और जो सिल्वर था वह छोड़ा हुआ था, और कश्मीर तथा बलूचिस्तान को छोड़ करके लगभग भारत के सभी प्रांतों पर जो है संपूर्ण प्रदेश जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में थे। यानी ऑल स्टेट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सक्लूडेड कश्मीर एंड बलूचिस्तान अंडर द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके लगभग सभी प्रांत उसके अधीन थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का जो सत्ता प्राप्त हुई तो उसका जो साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत था, और उसके काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भी आया था। बर्नी तो है ही है, फरिश्ता जिसने तारीख फरिश्ता लिखी थी वह भी महत्वपूर्ण एक इतिहासकार था। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर उसने जो है अमीरों को विभिन्न प्रकार की उपाधियां वितरित करता है, और प्रशासनिक पद को जो है प्रदान करता है। साथ ही साथ जो है जब वह अपना एक्सेशन होता है, सिंहासनारोहण होता है, तो उस समय वह उपाधि धारण करने के बाद वह लिखता है कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष जो है वह मेरे पिता के समान है, यानी एवरी ओल्ड मैन आर इक्वल टू माय फादर। और दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक जो युवा वर्ग है, जो युवक है, जो यंग मैन है, वह जो है वह मेरे पुत्र बहराम खां के समान है। यानी कि एवरी ओल्ड मैन आर इक्वल टू माय फादर एंड एवरी यंग मैन आर इक्वल टू माय सन बुगरा खां। तो ये एक बहुत बड़ी बात वो करा, इसलिए जो है मेरे साम्राज्य में सभी का कल्याण होगा। एवरी पर्सन्स जो है वह साम्राज्य का नागरिक होगा और उसके लिए काम किया जाएगा। दूसरा काम उसने ये सोचा था कि उसने जो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। आई विल नॉट जो है परमिटेड टू रिलीजन, I will not administrative rule from depend on
रिलीजन, है ना, मैं अपने धर्म पर आधारित शासन जो है नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक की डेथ होने के बाद से उसका पुत्र जूना खां, जिसको हम उल्गू खां के नाम से भी जानते हैं, वह मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करता है और इस अवसर पर वह स्वयं को खलीफा की जो उपाधि अमीरुल मोमिनीन है उसको भी धारण करता है। और यह साथ ही साथ यह कहता है कि साम्राज्य का प्रत्येक जो वृद्ध पुरुष है, जो ओल्ड मैन है, वह मेरे पिता के समान है और साम्राज्य का प्रत्येक युवा जो है मेरे पुत्र बुगरा खां के समान है। इस अवसर पर उसने अमीरों को कई उपाधियां भी प्रदान की और सोने चांदी भी वितरित किए थे। साथ ही साथ जो है बर्नी भी लिखता है, इब्न बतूता भी लिखता है कि उसका साम्राज्य जो है आर्थिक रूप से संपन्न था। उसको अपने पिता से जो है आर्थिक संपन्नता, स्वर्ण चांदी प्राप्त हुए थे। यही नहीं, एक साम्राज्य भी संगठित मिला था, जो लगभग बर्नी कहता है कि कुल 23 प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक जब सत्ता प्राप्त करता है। यानी कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके लगभग संपूर्ण साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन था। ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था कि वह साम्राज्य को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आकर के खड़ा करे, उसका डेवलप करे कि और जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में स्टेबिलिटी आ सके, उसका डेवलपमेंट हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत दूरदर्शी भी था और जो है बहुत ज़्यादा थिंकर था, चिंतन करने वाला था। इसलिए उसके कैरेक्टर को लेकर के हम लोग जब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, तो कई लोगों ने ये कहा है कि वह उसका जो कैरेक्टर था वह जो है वह मिक्सचर था, यानी मिला जुला था, जिसमें कुछ लोगों ने तो कहा कि जो है वह एक प्रकार का पागलपन का जो है अंश था। वह अपने निर्णय पर अडिग नहीं रहता था और जो भी निर्णय लेता था अगले ही पल, अगले ही क्षण उसको बदल देता था। तमाम तरह की बातें उसके बारे में कही गई हैं। वह रक्त का प्याला था, रक्त पिपासु था, तमाम बातें हैं जिस पर हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसके शासन का असेसमेंट करेंगे जो है, तो उसके बारे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इन योजनाओं के बारे में, जो योजनाएं एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि उसके कैरेक्टर को कैसे हमें इवेल्युएट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि उसका जो शासन काल था उसके दो फेसेस हैं। पहला तो एक जब वह शासक बनता है 1325 से लेकर के 1335 ईस्वी तक। मैंने केवल सन इसलिए आपकी बता दिया कि आपको एक जानकारी होनी चाहिए। सन को लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, गलत लिखने से बेहतर है सन का न ही उल्लेख करे तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आपको जन्म मृत्यु इसमें नहीं लिखनी है। तो सन को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आपकी लिखने की क्षमता देखी जाती है, सन नहीं देखा जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए और आपको समझाने के लिए ये 2 चरण में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला चरण है जब वह शांत नई योजनाएं बनाता है और उसके साम्राज्य में प्रायः शांति रहती है। दूसरा जो चरण है 1335 से 1351 ईस्वी में, इस चरण में आकर के जो है उसके साम्राज्य में अशांति फैल जाती है, विद्रोह शुरू हो जाते हैं, उसकी योजनाएं असफल होने लगती है और अमीर जो उल्मा वर्ग है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये चरण है जब मोहम्मद बिन तुगलक को का की नीतियां असफल हो जाती हैं और वह खुद असफल हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। और साथ ही साथ यहीं से ये भी माना जाने लगता है कि दिल्ली सल्तनत का भी एक तरीके से डिक्लाइन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड से हुआ था। और जो हम लोग उसमें कारण देते हैं, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं की असफलता को भी एक कारण के रूप में देखते हैं। तो मूलतः आज हम लोग जिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो मूलतः 4 हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्कीम।
पहला जिसके बारे में बरनी की तारीख़ फिरोज शाही में ये सारी स्कीम्स की जानकारी मिलती है, जिसमें है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी एज नो एज दौलताबाद, है ना। देवगिरी जो दक्षिण भारत में स्थित था, जिसको हम लोग दौलता के बाद के नाम से भी जानते हैं, उसने राजधानी को दिल्ली की जगह देवगिरी को स्थानांतरित किया। उसकी यह पहली योजना थी। दूसरी योजना जो थी वो जो है टोकन करेंसी का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन प्रारंभ किया। तीसरा जो है खुरासान, और चौथा कराची अभियान, और पांचवा जो है दोआब में कर वृद्धि, यानी इंक्रीज ऑफ टैक्स इन दोआब, है ना। और इन सभी योजनाओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट टुडे आई विल डिस्कस ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, नो एज नो दौलताबाद, है ना। आज हम लोग राजधानी परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया था, वो उसकी ये पहली योजना थी। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। जो उसकी पहली योजना थी, जो राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके बारे में यह विवरण प्राप्त होता है कि उसने राजधानी जो कैपिटल था वह दिल्ली से उसने दक्षिण भारत में स्थित देवगिरी, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुव्वतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर ट्रांसफर किया था। बर्नी किस सन में किया था इसके बारे में डिटेल नहीं मिलता है, लेकिन आसानी से अध्ययन के लिए हम लोग इसको पहली योजना राजधानी परिवर्तन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी यह पहली योजना थी कि जिसमें उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी उसने ट्रांसफर कर दिया था। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको लेकर इतिहासकारों के डिफरेंट व्यूज है। बर्नी लिखता है कि दिल्ली जो है साम्राज्य की सभी स्थानों से समान दूरी पर स्थित था, इसलिए जो है एक तरीके से वह केंद्रीय स्थान था, और इसलिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। बर्नी रिमार्क दैट दौलताबाद हेल्ड अ सेंट्रल सिचुएशन, है ना, केंद्र में स्थित था और समान जगहों सभी जगहों से समान दूरी पर था, इसलिए उसने यह निर्णय लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि बर्नी को जियोग्राफिकल जो नॉलेज होना चाहिए उसका अभाव था, क्योंकि मैप देखेंगे तो ये कहीं से नहीं लगता है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में था और सभी स्थलों से समान दूरी पर था, इसलिए बर्नी की इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इब्न बतूता, जैसा मैंने अभी बताया, ही केम इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1333, और जिसने भारत का भ्रमण किया और जिसने रिहला लिखा, वह कहता है कि इब्न बतूता कहता है कि जो दिल्ली के नागरिक थे उन्होंने सुल्तान को कई निंदनीय यानी गाली देने वाले पत्र लिखे थे, इसलिए वह उनको नाराज था। उनको सबक सिखाने के लिए वह जो है उसको एक तरीके से पेनलाइज करने के लिए वह उनको दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर करने का निर्णय लिया और लोगों को वहां जाने का आदेश दिया। इब्न बतूता मेंशन्ड in Rehla, he said कि I feel that the people of Doab, that the people of Delhi used to write condemnatory letters to the Sultan, for which the Sultan felt much offended, and in order to penalize them, he ordered for the transfer of the capital from Delhi to Devgiri.
तो इस तरह से इब्न बतूता कहता है कि लोग नाराज थे, कई निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। बट आई विल नॉट एक्सेप्टेड द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता, क्योंकि सभी लोग जो है दिल्ली के नागरिक पढ़े लिखे नहीं हो सकते थे, यह कैसे संभव था, और कि सभी लोगों ने उसको निंदनीय पत्र लिखे थे। और ये भी आगे के स्रोतों में मिलता है कि केवल जो है उल्मा और अमीर तथा सूफी क्लास के लोग ही दिल्ली से देवगिरी गए थे। ऐसी स्थिति में इब्न बतूता का यह कहना कि सभी लोगों ने उनको गाली सहित कई निंदनीय पत्र लिखे थे, उनको सबक सिखाने के लिए वह राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर करना चाहता था, कहीं से भी सही नहीं प्रतीत होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा जो महत्वपूर्ण सतीश चंद्रा साहब इसी में जो लिखते हैं, जिस बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने आधुनिक हिस्टोरियन एंड मॉडर्न हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि समस्त नागरिकों की जगह, जैसा मैंने अभी बताया, केवल सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी और सूफी संत उल्मा ही दौलताबाद दिल्ली से गए थे। इसामी, जिसने फुतुह सलातिन लिखी है, लिखता है कि एक तरीके से इब्न बतूता की ही बात को वह यहाँ पर जस्टिफाई करता हुआ नजर आता है कि दिल्ली के नागरिकों के प्रति वह सशंकित था, डरा रहता था, इसलिए जो है उनके पावर को कमजोर करने के लिए, उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए वह राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर करता है। दूसरी बात, गॉर्डन ब्राउन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, जिन्होंने गार्डनर ब्राउन ने लिखा है कि मंगोलों के कंटिन्यूसली अटैक होने के कारण जो है दिल्ली की जगह उसने राजधानी को जो है देवगिरी ट्रांसफर करने का निश्चय किया था। लेकिन गार्डनर ब्राउन का यह विचार भी तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मंगोलों के आक्रमण की जानकारी बहुत ही कम मिलती है। इसलिए यह कहना कि मंगोल आक्रमण के कारण गवर्नर ब्राउन ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया था, उचित जान नहीं पड़ता है। लेकिन मेहंदी हुसैन एंड जो है कह सकते हैं एक तरीके से प्रोफेसर हबीबुल्ला, ये आधुनिक हिस्टोरियंस हैं और जिन्होंने एनालाइज करके बहुत ही अच्छा एक सारगर्भित स्टेटमेंट दिया है। और ही रिमार्क्ड कि दैट द सुल्तान वांटेड टू मेक दौलताबाद ए prosperous town and a center of Muslim culture, hence he took decision to make it the capital। यानी कि वह दौलताबाद को एक केंद्रीय प्रशासनिक दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना चाहता था, उसे एक समृद्ध नगर बनाना चाहता था, और इसलिए एक जो है राजधानी उसने परिवर्तन करने का निर्णय लिया। इनकी नज़र में कहने का आशय यह है कि उनका ये तर्क है कि साम्राज्य के शासन के प्रारंभिक दौर में ही दक्षिण भारत में जब बुरहानुद्दीन गुशाप ने विद्रोह किया था, तो बहुत मुश्किल से उसके विद्रोह को दबाया जा सका था। इसलिए इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक को यह एहसास होता है कि दिल्ली में रह करके दक्षिण भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिल्ली के साथ साथ वह देवगिरी को भी दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना चाहता था। साथ ही साथ उसने ये भी देखा था कि दक्षिण भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार कम है। ऐसा करने से मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का भी वहाँ पर प्रचार प्रसार होगा, तो इसलिए वह राजधानी को ट्रांसफर करने का निर्णय लेता है। क्योंकि जैसा कि अमीर खुसरो ने भी अपने ग्रंथ जो है अपने मसनवी सही फतुल औशाफ में देवगिरी के सौंदर्य सुंदरता और संसार के नगरों में
महत्वपूर्ण गौरवशाली ग्लोरियस टाउन के रूप में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ध्यान दिया था, इसका विवरण अमीर खुसरो भी देता है। यानी कि अमीर खुसरो भी दौलताबाद के राजधानी को मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति और प्रशासनिक केंद्र के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अल कलक संधि ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि देवगिरी दूसरा प्रशासनिक केंद्र था, क्योंकि साथ ही साथ वह भी लिखता है कि दिल्ली के साथ साथ देवगिरी में भी प्रशासनिक कार्य होता रहा। इसका अंदेशा ये लगाया जा सकता है, इसके समर्थन में उनका ये तर्क है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मुल्तान में किस्लू खा उत्तर भारत में जब विद्रोह किया था, तो दिल्ली की सेना ने ही किस्लू खा के विद्रोह को दबाया था। इससे भी यह सिद्ध होता है कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन होने से ऐसा नहीं था कि जो है खाली हो गई थी, वहाँ प्रशासनिक केंद्र का संचालन नहीं हो रहा था, वहाँ पर भी पहले की तरह सब कुछ हो रहा था। देवगिरी को एक दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाया गया था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि देवगिरी राजधानी परिवर्तन की गई थी और इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य जो था वह देवगिरी को दिल्ली के साथ साथ दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना था, साथ ही साथ मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इससे कुछ बातें सामने अस्तित्व में उभर करके आती हैं। पहली बात तो ये कि राजधानी परिवर्तन के बाद भी ये कहना कि दिल्ली वीरान हो गई थी और दिल्ली में सब कुछ समाप्त हो गया था, ऐसा नहीं था। पहले ही की तरह दिल्ली में भी अभी भी सब कुछ संचालित हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मैंने आपको बताया कि जब मुल्तान के किस्लू खां ने विद्रोह किया था, तो उसमें जो है किस्ली खां के विद्रोह करने के बाद से दिल्ली की सेना ने उसके विद्रोह को दबाया था। तो इसलिए ये स्पष्ट होता है कि जो है दिल्ली कभी वीरान नहीं रही, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बने रहे। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें दिखाई पड़ती है कि दिल्ली और दौलताबाद के बीच संपर्क होने से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संपर्क बढ़ गया। और तीसरी बात कि मुस्लिम जनसंख्या का वहां पर प्रवास शुरू हुआ। मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वह एक तरीके से वहां पर निवास करने लगी, इसलिए मुस्लिम जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, उसका भी डेवलपमेंट दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ, ऐसा हमें देखने में आता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये निर्णय गर्मी में राजधानी परिवर्तन करने का लिया गया था। मई और जून का महीना था। और आपको ये बता दें कि दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, और नॉर्थ इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली से आज के समय में हमें दक्षिण भारत की यात्रा करने में ट्रेन से जब सरसुलभ यात्रा है, तब जाकर के हमें 24 से 48 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स टू 48 आवर्स। तो उस समय आप कल्पना करिए जब रेल यातायात के साधनों का अभाव था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, लैक ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज था, ऐसी स्थिति में ऐसे संभव था कि जो है राजधानी को बहुत ही आसानी से देवगिरी में ट्रांसफर किया जा सकता था। रास्ते में भीषण गर्मी में कई लोग जो है प्यास से, भूख से मर गए, और जो लोग बड़ी मुश्किलों के कारण वहां पर गए, वहां पर जो अमीर उल्मा गए या सूफी संत गए, उन्हें दिल्ली की याद बहुत जल्द ही सताने लगी। दिल्ली की वो चकाचौंध भरी चांदनी, जिसको आज भी कहते हैं कनॉट प्लेस, आज बोलते हैं चांदनी चौक, तो दिल्ली की जो चकाचौंध थी वह दक्षिण भारत के जो वेदर था, जो एटमॉस्फेयर था, जो नॉर्थ इंडिया का था, उसमें उनको सामंजस्य बिठाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करनी पड़ी। और वो बहुत जल्द डिमांड करने लगे कि राजधानी ट्रांसफर करी जाए, पुनः से एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक किया जाए राजधानी को फ्रॉम देवगिरी टू दिल्ली। और
मोहम्मद बिन तुगलक के इस डिमांड के कारण और लोगों की डेथ हो गई थी और तमाम बातें हुई, उसके कारण बहुत ही अल्प समय में ही, बहुत ही कम समय में ही मोहम्मद बिन तुगलक को अपने राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय वापस लेना पड़ा और पुनः राजधानी देवगिरी से ट्रांसफर करके, हस्तांतरित करके दिल्ली को बनाया गया। लेकिन यह उसकी योजना एक प्रकार से असफल हुई, लेकिन इसके जो परिणाम, जो इम्पैक्ट हुए, वह कुछ अच्छे निकले। जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत का दक्षिण भारत से संपर्क बन गया और जो एक तरीके से मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वहाँ पर निवास करने लगी, जिससे मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि बर्निल लिखता है कि दौलताबाद के चारों ओर जो है मुसलमानों के मकबरे बने, है ना। तो एक तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन के होने के कारण ही उसी के काल में हम आगे चल के देखेंगे कि दक्षिण भारत में बहमनी जो स्टेट जो एक तरीके से स्वतंत्र हुआ, वह मुस्लिम राज्य बना। तो ये एक फायदा हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजधानी जब परिवर्तन हुई तो उससे मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी और जो उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच जो संपर्क नहीं था वह संपर्क भी स्थापित हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना के नकारात्मक जो इफेक्ट थे वह बहुत बड़े थे। उसकी यह योजना असफल हुई। इसके पीछे जो नुकसान हुआ, एक तरीके से लोगों की नाराजगी उसको झेलनी पड़ी, विद्रोह प्रारंभ हो गए। जैसा कि हमने अभी बताया कि मुल्तान में किसलू खां ने विद्रोह किया, कई विद्रोह हुए, कई स्वतंत्र प्रांतों का विद्रोह हो रहा है। साथ ही साथ जो हमें देखते हैं बड़ी बात कि आर्थिक नुकसान हुआ, जो इकोनॉमिक जो लैक हुआ, जो क्षति पहुंची एक तरीके से, वह बड़ा नुकसान हुआ। कई लोग रास्ते में मारे गए, कई परिवार मारे गए, जिसके कारण जो है लोग, जो उनके बच्चे थे, वे उससे काफ़ी नाराज हुए। उल्मा भी उससे नाराज हो गए, उमरा वर्ग भी उससे नाराज हो गया और यही कारण था कि उसकी जो दूसरा चरण हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि विद्रोहों का काल था, उस विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शासन सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की यह पहली जो योजना थी जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, सांख्य की राजधानी परिवर्तन, वह पूर्णतया असफल रही। यह इसमें आपको ये लिखना यही है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले और वह क्यों फेल्यूर हुई, है ना। तो ये टॉपिक था हम लोगों के आज का डिस्कशन का। आपको समझ में आया बेटा? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? एनी टाइप ऑफ डाउट्स एंड क्वेरी, वेलकम। हाँ बेटा, हमने आपको पहले ही बताया है, अभी 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 हमने आपको बताया है कि इसके बाद का जो दूसरा टॉपिक होगा वो उसके कैरेक्टर, उसके शासन के असेसमेंट पे होगा, उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। यह योजना जो थी, इसमें आपको ये दिखा कि वह डिसीजन लेता है राजधानी परिवर्तन करने का और विरोध के बाद तुरंत ही वह राजधानी परिवर्तन करने के निर्णय को वापस ले लेता है। इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कितनी पब्लिक मारी गई, इसका अंदाजा मोहम्मद बिन तुगलक के पतन के रूप में, परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं। यह किसी योग्य और कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये नहीं किया जा सकता था कि राजधानी परिवर्तन किया और इतना पैसा लगाया और उसमें नए शहर के उसमें वो उसका डेवलप करने में, और जो है आप उस राजधानी को पुनः परिवर्तित कर दीजिए। तो ये एक थोड़ा सा उसके कैरेक्टर, उसके व्यक्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये चीजें हम लोग इसके बाद के टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन किसी ने पूछा था, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो क्वेश्चन